Hello guys, after so long I'm making this video और somehow I think इस वीडियो की नीड भी है। बीपीएससी ने अभी 72nd का नोटिफिकेशन ड्रॉप किया है और 26 जुलाई को एग्ज़ाम डिसाइड हुआ है। सो रफली 75 to 80 डेज है हमारे पास। और अमॉन्ग ऑल द स्ट्रैटेजी वीडियो जो अभी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, उसमें आई थॉट कि मुझे भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। इफ़ यू लाइक इट कंटिन्यू विथ इट, इफ़ नॉट गिव सजेशंस, और बेहतर किया जाएगा। बट अभी मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो लेट्स थिंक ऑफ अ सिचुएशन कि आपने किसी एग्ज़ाम के लिए 3 महीने प्रिपेयर किए, आप एग्ज़ाम देने भी गए और वहाँ जाके आपको रियलाइज़ हुआ कि पेपर तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। 71st मेंस में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। आई एम वन ऑफ देम। डीएसओ का पेपर हुआ ना, तो वो हिंट ड्रॉप कर रहा था कि थोड़ा तो पैटर्न में बदलाव आएगा, बट हम लोग बहुत ब्लाइंडेड थे कि नहीं, बीपीएससी तो पीवाईक्यू फोकस्ड रहता है, हम लोग पीवाईक्यूज पढ़ लेते हैं और जो न्यूज़ में करंट अफेयर्स है उस पर फोकस करते हैं, हमारा हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गया। मैं ये नहीं कहूँगी कि बीपीएससी वॉज 100% राइट और स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं था। ऑब्वियसली एग्ज़ाम इवॉल्व करते रहेंगे, वो उनको रिमूव करना है लोगों को तो हटाएंगे, और हम लोग उनसे उस लेवल पे लड़ भी नहीं सकते कि आपने अचानक से कैसे ऐसा कर दिया। हमारा काम प्रिपरेशन करना है, जो भी वो प्रेजेंट करेंगे उस चीज़ से हमें लड़ना ही पड़ेगा और वॉइस रेज करने के लिए सिस्टम में घुसना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि अभी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। डीएसओ के पेपर के अकॉर्डिंग हमने 71st मेंस प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन एईडीओ ना, वो भी हिंट ड्रॉप किया है कि 72nd ऐसा ही कुछ होगा। और अगर हम लोग एईडीओ को भी इग्नोर करते हैं और वापस से अपना रटने वाला स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो 72nd भी कुछ अच्छा नहीं जाने वाला है। इसीलिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को चेंज करें, क्योंकि एग्ज़ाम तो इवॉल्व होता ही रहेगा, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो। 2022 में यूपीएससी के लिए भी बहुत आउटरीच हुआ था, सॉरी 2023 में, क्योंकि सीसैट बहुत टफ आया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना, पैटर्न ऊपर नीचे करके सिमिलर चल रहा है अभी। तो इसीलिए यहाँ पे भी कुछ नहीं होने वाला है, ये एग्ज़ाम इवॉल्व करता ही रहेगा। हमारी प्रिपरेशन आउटडेटेड हो गई है, तो आई थिंक दिस टाइम हम लोगों को अपने आप को ऐसे अपडेट करना चाहिए कि आप अगर कुछ चैलेंज भी दो तो 4-5 नंबर ऊपर नीचे करके हम लोग क्वालिफाई करने के काबिल रहें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एग्ज़ाम को समझना होगा। बीपीएससी, जैसा कि बार बार कह रही हूँ मैं, बहुत चेंज हो गया है, तो पैटर्न समझते हैं। पैटर्न के अकॉर्डिंग समझ आया कि यूपीएससी ओरिएंटेड थिंकिंग ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जिसमें एनालिटिकल माइंडसेट है। बिगेस्ट मिस्टेक अभी क्या करेंगे सब, पैटर्न चेंज हुआ है तो बहुत सारा बुक रेफर करने लगेंगे। मैंने भी पूनम दलाल दहिया सजेस्ट किया, लेकिन वो सबके लिए नहीं था, उसमें से कंटेंट ड्रॉ करना था जो कि फर्स्ट रीडिंग में पॉसिबल नहीं होगा। एंड फॉर दैट आई एम हियर, आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग। नेक्स्ट इज टू मैनी टेलीग्राम पीडीएफ्स को देखना। आई डोंट नो, देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, एंड रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं तो कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होता है, तो हमें अपने रिसोर्सेज को थोड़ा लिमिटेड तो रखना पड़ेगा। और रिसोर्सेज पे हॉपिंग करते करते हम लोग रिवीजन को भूल जाते हैं, नई नई चीज़ें पढ़ते जाते हैं, रिवीजन हो नहीं पाता। और पीवाईक्यू पे तो भाई बीपीएससी में कमांड ही नहीं रखते लोग। पीवाईक्यू क्या है, ये टेस्ट देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। और अमॉन्ग एवरीथिंग नोट्स नहीं बन पाता, नोट्स नहीं बना तो लास्ट टाइम रिवीजन नहीं होगा। और मॉक टेस्ट वो तो बाद की बात है, जब पूरा पढ़ लेंगे तब मॉक टेस्ट देंगे, और फिर मॉक टेस्ट लेट से स्टार्ट करेंगे तो जितना रिक्वायर्ड था उतना दे ही नहीं पाएंगे। फिर फाइनली क्या कंक्लूजन निकलेगा एग्जाम हॉल में जाके कि पेपर अनएक्सपेक्टेड था। तो चलिए अपनी तैयारी बदलते हैं। सो आफ्टर रीडिंग ऑल 300 क्वेश्चंस ऑफ एईडीओ जीएस पेपर, मेरा बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन ये था कि साइंस अब एक मेजर पिलर बन गया है। पहले एस्पिरेंट्स को लगता था कि साइंस लूसेंट से हो जाएगा, विच इज समहाउ ट्रू, लूसेंट इम्पॉर्टेंट है, बट अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो ओल्ड बीपीएससी टाइप फैक्चुअल साइंस नहीं है। रीसेंट पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो एसी सर्किट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैग्नेटिज्म, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, बायोमोलिक्यूल्स, विटामिन्स, इन सब के डिटेल में है। और नोटिस करने वाली बात क्या है कि क्वेश्चन कंसेप्चुअल ज़्यादा होते जा रहे हैं, आपको प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। मतलब ओवरऑल बीपीएससी क्या चाहता है कि आपके पास एलिमिनेशन की एबिलिटी है या नहीं,
और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, स्टार मार्क लगा लेना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं। अब मेमोरी से काम नहीं चलेगा, मेमोरी के साथ आपको एक एनालिटिकल अप्रोच भी डेवलप करना पड़ेगा। और अभी तीनों पेपर में साइंस का हाईएस्ट वेटेज था। पहले भी पीपीएससी में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता था, तो अब साइंस पे फोकस तो करना ही पड़ेगा। दूसरा बड़ा ऑब्जर्वेशन, हिस्ट्री बहुत एनालिटिकल होते जा रहा है। पहले बीपीएससी का क्या पैटर्न था, ये केव किसने बनाया, कौन सा पिलर कहाँ पे पाया गया, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। बीपीएससी ने अब क्या किया है, क्रोनोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है, स्टेटमेंट बेस्ड हिस्ट्री क्वेश्चंस आ रहे हैं, सोशल रिलीजियस मूवमेंट भी पूछा गया है, और कुछ क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन से भी था, मॉडर्न हिस्ट्री के। मतलब अभी ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो पॉलीगर रिवोल्ट, जमींदारी एसोसिएशन, फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आया। तो आपको क्या लगता है कि ये सब नॉर्मल प्रिपरेशन से हो जाएगा क्या? क्योंकि ऑप्शंस इतने क्लोज होते जा रहे हैं ना कि सुपरफिशियल रीडिंग से आंसर निकलना बहुत डिफिकल्ट है। तो अब पढ़ाई डीप में करनी पड़ेगी। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट पॉलिटी, तो एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को समझते हैं या नहीं, इंटरलिंकेजेस आर्टिकल्स आता है या नहीं, क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पावर्स, ऑल इंडिया सर्विसेज, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इन सब से पूछा गया है। ये डायरेक्ट वन लाइनर नहीं है, इसके लिए आपको उन चैप्टर्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आप सिर्फ फैक्ट्स मगअप करके नहीं जा सकते। मेन इसमें असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको अगर एक सेंटेंस का डिटेल आपको पता है और दूसरा स्टेटमेंट आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप क्वेश्चन बिल्कुल मैसअप कर दोगे, जो कि हमें नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट बिग ऑब्जर्वेशन इज बिहार स्पेशल, जो कि इस बार कट ऑफ डिसाइड करेगा। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, लाइक मल्टीपल स्टार लगा लो वैसा वाला इंपॉर्टेंट। ये भी अब वन लाइनर नहीं रहा, और क्वेश्चंस डिफरेंट रीजन से आ रहे हैं, जैसे कि बिहार इकोनॉमी, क्या जीएसडीपी है, फॉरेस्ट कवर कितना है, बिहार की ज्योग्राफी, जीआई टैग, हिस्ट्री, कल्चर। और ऑनेस्टली बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट जो कि यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, वो शायद यहाँ पे एज लूज करेंगे। तो जो बीपीएससी फोकस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनली करंट अफेयर्स, मैं बस टॉप वैसी चीज़ों की बात कर रही हूँ जो पेपर में डोमिनेट करता है, एंड करंट अफेयर्स इज वन ऑफ देम। अभी करंट अफेयर्स ना इशू बेस्ड हो गया है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि पीडीएफ्स को याद कर लेते हैं, जो आएगा हम देख लेंगे, बट अब ऐसा नहीं होगा। करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछ रहे हैं ये लोग, ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग, करंट का साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट भी आने लगा है बीपीएससी में, इकोनॉमी और स्कीम्स। सो क्वेश्चंस इन पे ना बहुत लेयर्ड होते हैं, सुपरफिशियल रीडिंग से काम नहीं चलेगा। सो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या रहा कि अब असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी और एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट, इन सब पे फोकस करना पड़ेगा। यही पेपर को डोमिनेट कर रहे हैं, और ये यूपीएससी लेवल का फिल्टरिंग है। अगर अभी हम लोग इवॉल्व नहीं किए तो अभी पूरे 2-3 साल तक बीपीएससी के सपने को त्यागना पड़ेगा, और इसके लिए एक्टिव प्रिपरेशन करना पड़ेगा, पहले जैसा पैसिव रीडिंग नहीं। तो हम लोग अब कैसे प्रिपेयर करेंगे, कहाँ पर पढ़ें, क्या क्या एनालाइज करें, कुछ थोड़ा मुश्किल तो होगा अभी, और ये क्वेश्चंस आना बहुत कॉमन है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को लिमिट करना होगा कि हॉपिंग ना करें इधर उधर। पेपर को अनएक्सपेक्टेड बोलने से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को थोड़ा बदलाव खुद में लाना होगा। तो रियल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। अब ये जुलाई एंड में हो रहा है और अभी मई स्टार्ट ही हुआ है, तो मई जून जुलाई अराउंड 75 to 80 डेज है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा। और ये अगर प्रिपरेशन हम लोग थोड़ा एमसीक्यू इंटेंसिव, पीवाईक्यू पे कुछ ज़्यादा ही फोकस, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड अप करने में, और यूपीएससी बीपीएससी के बीच का जो मेल है वो समझने में लगाएं, तो बिल्कुल 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 निकल सकता है ये एग्जाम। तो थोड़ी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, 14-15 घंटे नहीं पढ़ना है, रोबोटिक कंसिस्टेंसी डिमांड नहीं कर रही हूँ मैं, और हम एज अ ह्यूमन अनलिमिटेड एनर्जी पोजेस नहीं करता। परफेक्ट डिसिप्लिन हर दिन पॉसिबल भी नहीं है, कुछ दिन बुरा जाएगा, कभी मोटिवेशन लो होगा, कभी घर में कुछ हो गया,
कहीं जाना पड़ गया। तो एस्पिरेंट लाइफ में ये सब भी होता है यार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग मशीन की तरह भागे जा रहे हैं। रिवीजन बैकलॉग थोड़ा थोड़ा होगा, और यही रियल प्रिपरेशन है। तो रूल नंबर 1, अपना सोर्सेज फिक्स्ड रखना है। कुछ भी हो जाए, कयामत भी आ जाए, अपने सोर्सेज को चेंज नहीं करना है। और उसके लिए सबसे पहले हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, नो रिप्लेसमेंट। एंशियंट मिडाइवल के लिए एनसीईआरटी, ओल्ड वन इज बेटर। और सप्लीमेंट कैसे करेंगे? पीवाईक्यूज से। हिस्ट्री का सॉर्टेड है। नाउ कम टू पॉलिटी। पॉलिटी के लिए तो हमारा बाइबल है ही, लक्ष्मीकांत एंड पीवाईक्यूज। थर्ड इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में ना मैपिंग का थोड़ा कल्चर बढ़ गया है, और मैपिंग पढ़ना भी पड़ेगा। उसके अलावा 11th-12th की एनसीईआरटीज है, और सेलेक्टेड चैप्टर्स ऑफ जीसी लियोंग, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पे बता दिया है, अभी भी बता देती हूँ। आफ्टर 15th चैप्टर आई गेस, वो आप पढ़ो, पूरा क्लाइमेट वाला पार्ट है उसमें। और बाकी सब में थोड़े डायग्राम्स है, उसको देख लो, डायग्राम्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद साइंस। साइंस में मैं क्या बोलूँ, लूसेंट का रेलेवेंस कहीं कुछ हद तक है, बट सिर्फ लूसेंट से काम नहीं चलेगा। लूसेंट चाहिए, पीवाईक्यूज चाहिए, और एनसीईआरटी। स्पेशली 9-10 तो था ही, अभी 11th-12th के भी कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो अगर आप अपना होराइजन थोड़ा ब्रॉड कर सको तो प्लीज गो फॉर इट। उसके बाद बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में हिस्ट्री के लिए मुझे क्राउन पब्लिकेशन टिल नाउ दी बेस्ट लगता है। कुछ लोगों के लिए वो थोड़ा मोनोटोनस होता है, बट उसकी जगह केबीसी नैनो ट्राई कर सकते हैं। बिहार के करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा न्यूज़पेपर पे नज़र रखना होगा। कुछ चैनल्स फॉलो करें जहाँ पे बिहार गवर्नमेंट के स्कीम्स डाले जाते हैं। उसके अलावा बिहार ज्योग्राफी के लिए या तो बीसीडब्ल्यू के लेक्चर्स देखें, या फिर क्राउन से पढ़ें, या कोई और नोट्स से। फ्रॉम आईएएस के नोट्स भी अच्छे हैं वैसे। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए एक कंटेंट शेयर किया है मैंने, और उस पे बहुत सारा करंट अफेयर्स, क्योंकि मोस्टली इकोनॉमी कुछ कोर कॉन्सेप्ट और बहुत सारा करंट अफेयर्स ही होता है। और लास्टली ओवरऑल इंडियन करंट अफेयर्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स के लिए आपको कोई एक मंथली मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, और बीच बीच में मैं न्यूज़पेपर के कुछ सप्लीमेंट्री कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगी। तो दैट्स इट, आई थिंक दैट इज डूएबल। और अभी जो 25 पीडीएफ वाला तरीका था कि हाँ यहाँ से पीडीएफ उठा लिया, वहां से पीडीएफ उठा लिया, वो छोड़ना पड़ेगा। सो डन विथ रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज कितना घंटा पढ़ना है। तो आपने पहले भी एग्जाम दिया है, यू नो हाउ टू डू इट। जो भी लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं उनको पता होगा कि अराउंड 7 to 8 आवर्स काफी होता है। अगर आप खींच सकते हो तो मैक्सिमम 8 to 9 जाओ, लेकिन उससे ज्यादा ब्रेन का रिटेंशन खत्म होने लगता है। और ऑनेस्टली स्टडी आवर्स से ज्यादा ना कंसिस्टेंसी मैटर करता है। अगर आप डेली 7-8 आवर्स पढ़ रहे हो तो कभी कभी 10-12 घंटे पढ़ने से बेटर है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फेजेस, कैसे कैसे हमें अलाइन करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर हो, ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन अच्छा हो। तो स्टार्टिंग विद फेज 1, पहले 1 महीना हम लोग बेसिक रीडिंग करते हैं। जिनका भी गैप हो गया है वो थोड़ा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर ले। यहाँ पे एक बार ओवरऑल कोर सिलेबस को खत्म करना है, और ये नहीं वेट करना है कि थोड़ा पढ़ लेंगे उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। एज सून एज पॉसिबल पीवाईक्यूज भी स्टार्ट करना है। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मैं भूल रहा हूँ पूरी तरह से, उसके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। परफेक्टली नहीं, बस अपने रिवीजन के लिए। और अगर डेली शेड्यूल के बात करें तो मॉर्निंग में एक शिफ्ट लगाओ 2.5-3 घंटे का। उसमें मेनली स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ना होगा, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसा बड़ा बड़ा सब्जेक्ट। दोपहर में आइदर साइंस या बिहार स्पेशल। इवनिंग शिफ्ट में पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज करो, या तो इसको आफ्टरनून शिफ्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टरनून में ना गर्मियों में बहुत नींद आती है। तो ब्रेन एक्टिव करने के लिए पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज करना ज्यादा बेटर होगा। और रात में करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते नींद भी अच्छी आ जाएगी। और जब सोने का प्लान बना लो तो एक बार सोचो दिमाग में कि हाँ क्या क्या पढ़ा, और क्या क्या और बेटर कर सकते थे। फिर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। साइंस हमें डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस में याद रखना बहुत मुश्किल होता है। मॉडर्न हिस्ट्री को 5 से 6 दिन देते हैं, पॉलिटी को भी वैसे ही 6 से 7 दिन, ज्योग्राफी को अराउंड 5 days,
बिहार स्पेशल डेली 1 घंटा पढ़े तो आई थिंक 1 2 वीक में हो जाएगा। और इकोनॉमी को बेसिक्स पढ़ने के लिए 3 to 5 डेज। एंशियंट मिडिवल सेलेक्टिव प्रिपरेशन करना है, जैसा आप जानते हैं किस तरीके से करना है, वो तो आपको पता ही है। और इन सब पे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि हर दिन 25 से 30 एमसीक्यू करना ही होगा। अगर सिलेबस इनकम्प्लीट हो तो भी, आपने पॉलिटी पढ़ा है तो पॉलिटी के एमसीक्यूज करिए, हिस्ट्री पढ़ा है तो हिस्ट्री के एमसीक्यू से मेरा मतलब पीवाईक्यूज ही है। और बीपीएससी जो अभी टेम्परा के साथ चल रहा है, क्वेश्चन सॉल्विंग एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए, एप्टीट्यूड सॉरी। फेज 2 की बात करें तो ये 25 दिन का रख लीजिए, डे 31 to डे 55। इसमें रिवीजन और एमसीक्यू डोमिनेशन दोनों होना चाहिए। यहाँ पे हमें मतलब सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यही फेज डिसाइड करेगा हमारा प्री निकलेगा या नहीं। यहाँ पे ही एस्पिरेंट्स का थोड़ा लीनियंसी आ जाता है, क्योंकि बार बार हम लोग पढ़ते जा रहे हैं वही चीज, और रिवीजन करना हमारे कैपेबिलिटी में बहुत कम आता है। तो अभी क्या करना है, 50% रिवीजन, 50% एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज। तो डेली का स्ट्रक्चर क्या होगा कि सब्जेक्ट रिवाइज करें, आफ्टरनून में साइंस और बिहार स्पेशल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवनिंग में एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के नंबर बढ़ाने होंगे हमें। अगर आप डेली 80 to 100 एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हो ना 2 आवर्स के टाइम पे, तो यू आर डूइंग बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल। और रात में वही करंट अफेयर्स और जो एमसीक्यूज में गलतियां करी है आपने, उसको भी एनालाइज करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस फेज का मतलब सेकंड फेज का इंपॉर्टेंस की बात करें ना, तो यहाँ पे एक तरह से आपका सेकंड रिवीजन भी हो रहा है, और एमसीक्यू सॉल्व करके आप बिल्कुल एग्जाम लाइक अप्रोच में जा रहे हो। यहाँ पे अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपका एलिमिनेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होगा, और कोशिश करो कि मिक्स्ड सब्जेक्ट के टेस्ट भी दे वीकेंड्स पे, और रिवीजन आपके सारी चीजों को स्ट्रांग भी बनाएगा। यहाँ पे ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो कि सिली मिस्टेक कर रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा सोच के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जा रहे हो। यहाँ पे मतलब सारे एक्सपेरिमेंट्स कर देने हैं। फेज 2 आपको बिल्ड करने के लिए है कि आप आगे क्या करने वाले हो। फेज 2 में आपको बहुत सारा मॉक्स भी देना पड़ेगा। एवरी 5 days जस्ट गिव अ मॉक। डेली इसलिए नहीं देना है क्योंकि मॉक देने से ज्यादा एनालिसिस इम्पोर्टेंट है, और मॉक देना इसलिए जरूरी है क्योंकि फेज 2 में आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हो। तो 2 आवर्स का मॉक देते हो अगर 4-5 दिन में, और 2 घंटे इसको एनालाइज करने में लगाते हो, तो आप अपनी गलतियों पे बहुत रिफ्लेक्ट करोगे। रिपीटर्स मार्क दिस, मॉक अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फेज 3। फेज 3 हमारा लास्ट 20 days है, और ये फाइनल रिवीजन है और एग्जाम मोड ऑन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लर्निंग नहीं करेंगे, लर्निंग का टाइम खत्म। यहाँ पे रिटेंशन, स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। उसके लिए हमारा डेली स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? डेली स्ट्रक्चर का मॉर्निंग शेड्यूल रैपिड रिवीजन के साथ जाएगा, आफ्टरनून फुल लेंथ मॉक्स या फिर फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट, इवनिंग में मिस्टेक का नोटबुक रिवीजन कि क्या क्या किया, एनालिसिस क्या है हमारे मॉक टेस्ट का, और उसमें हम लोग क्या बेटर कर सकते थे। मीन्स होता है ना कि कितने मार्क्स हम ला सकते थे, कितने मार्क्स लेके आए हैं। और रात में बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और फैक्ट्स, मैप्स भी देखते रहना है पूरे रिवीजन प्लान में। फिर लास्ट 20 days का स्ट्रिक्ट रूल ये होगा कि नए बुक्स नहीं उठाइए प्लीज, और रैंडम टेलीग्राम पीडीएफ अनटिल अनलेस दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं छूना है। और टीचर्स मत बदलते रहिए फ्रीक्वेंटली, क्योंकि ब्रेन है ना जो रीवायर कर जाता है जैसे ही आप कुछ नया अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हो तो। और हाँ, पैनिक स्टडी भी नहीं करना है। थिंक ऑफ 1 or 2 क्वेश्चन जो नया कंटेंट पढ़ के आएगा। उसके लिए आप अपना साइंस हिस्ट्री थोड़ा भी मैसअप करते हो तो आपके 30-35 क्वेश्चंस चले जाएंगे। तो इसीलिए आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को एनालाइज करो। तो हमारा लास्ट 20 days में क्या काम रहेगा? रिवीजन, बहुत सारे मॉक्स, पीवाईक्यूज तो नॉन नेगोशिएबल है, और फैक्ट रिटेंशन। यहाँ पे ना हमें स्टेटमेंट बेस्ड, एलिमिनेशन ओरिएंटेड और कॉन्सेप्ट हैवी प्रिपरेशन करना होगा। तो हमारे प्रिपरेशन में यूपीएससी के पीवाईक्यूज, यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज और बीपीएससी के पीवाईक्यूज, स्पेशली पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अब एनवायरमेंट,
इतने भी डालने पड़ेंगे हमें। और रियलिस्टिक टारगेट तो मैंने बता ही दिया, बिल्कुल डुएबल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, तो जस्ट थिंक ऑफ योर प्रीवियस स्ट्रैटेजीज कि आपने क्या क्या किया है। क्योंकि फर्स्ट 30 डेज में ना हम लोग सिर्फ सिलेबस ही पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। जो डे 55 तक पहुंचने वाला जो टाइम था सेकेंड फेज, उसमें सेकेंड रिवीजन हो रहा है। और अगर हम लोग मॉक्स दे रहे हैं ना, तो अराउंड 2000 टू 3000 नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे उस 20 दिन में। आफ्टर दैट जो लास्ट का फेज है, उसमें 6000 टू 8000 एमसीक्यू सॉल्व करने की काबिलियत है हमारी, अगर हम लोग स्ट्रिक्टली अपने आप को प्लान के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं तो। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रैप लग रहा होगा आपको कि ज्यादा पढ़ने बोल रही है मैडम। ज्यादा पढ़ने नहीं बोल रही, बेहतर तरीके से पढ़ने बोल रही हूँ। हर टाइम पढ़ते रहने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा रिवीजन करके एक नए अप्रोच के साथ पढ़ाई करें। और करंट बीपीएससी है ना, जो यही चाहता है कि आप जो भी लेके आओ मेरे पास अच्छे से प्रिपेयर करके लेके आओ, बस रट के नहीं। तो मेरा फाइनल एडवाइस यही होगा कि अगर आपको जेन्युइन प्रिपरेशन करना है तो रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए, रिवीजन कंटिन्यू रखिए, एमसीक्यू और पीवाईक्यूज डेली सॉल्व करिए। नए चीजें अगर इन्वॉल्व करनी है तो इन्वायरमेंट के, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सब पे फोकस करिए, क्योंकि अब बीपीएससी ये पूछ रहा है। और ये 75 डेज आपके प्रिपरेशन का बेस्ट 75 डेज बनने की काबिलियत रखता है। तो 72nd बीपीएससी अगर इजी नहीं भी हुआ ना, आपके लिए पॉसिबल होगा। ट्रस्ट मी एंड कंटिन्यू विद दिस। सो अगर आपको और क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। आपको मेरी स्ट्रैटेजी बेकार लगे तो वो भी बताइए। और मेरे तरफ से अगर कुछ हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली टेक्स्ट मी। आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम एज वेल। थैंक यू एंड बाय।